एक दुनिया के अंदर एक महाशक्ति है जो जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है, उसका नाम है चीन। उस चीन के अंदर एक शहर है, लेबोरेटरी है, एक लेबोरेटरी है, उसका नाम वुहान शहर। चीन के शहर का नाम क्या है? वुहान शहर। इस वुहान शहर से लगभग लास्ट ईयर 2019 की बात करूं, इन दिनों की बात करूंगा, इन दिनों की बात ही वो हमारे पास तो ये मार्च में आया था, आने में तो जनवरी में आ गया था, लेकिन मार्च के अंदर लॉकडाउन हुआ तब पता चला कि ये कोरोना क्या चीज़ है, जबकि 2019 में वुहान शहर से प्रारंभ हो चुका था। तो ये वुहान शहर से कब प्रारंभ हुआ? 2019 में। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। तो देखो कुछ नाम यहाँ बनते हैं, कोरोना से CO, कोरोना से CO, क्योंकि इसका नाम क्या है? कोरोना। ठीक है, किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, तो VI वायरस हो गया। कब फैला? 19 में। क्या है? रोग, तो D। तो इसका शॉर्ट में नाम होता है कोविड-19। इसमें दो प्रकार के रिजल्ट आते हैं, कोविड-19 पॉजिटिव और कोविड-19 नेगेटिव। जिसको पॉजिटिव आता है इसका मतलब वो रोग संक्रमित है, और जिसको नेगेटिव आता है उसको संक्रमित नहीं होगा। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है। अब देखो कोरोना वायरस में होता क्या क्या प्रभावित होता है? तो मनुष्य के शरीर का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो सबसे पहले कोरोना की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, इसके साथ साथ सर्दी जुकाम बुखार यानी सर दर्द होना, आपके सांस लेने में कठिनाई, ये सभी प्रकार के जो लक्षण है वो कोरोना में होता है। अब बात करेंगे इसके उपचार के बारे में। तो देखो आप आधिकारिक तौर पे हम बताया जाए तो अभी तक कोरोना नाम की जो महामारी है, जो वैश्विक महामारी है, इसका पूर्ण रूप से अभी वैक्सीन नहीं बनी है। मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर 2020 के बारे में। तो अक्टूबर 2020 तक अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी। हो सकता है, हमें बहुत उम्मीद है जल्दी इसकी वैक्सीन आ जाएगी। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो मैं तो ये कह देता हूँ कि संपूर्ण विश्व के अंदर ये फैल चुका है। कोविड-19 2019 में मात्र 20 देशों में था, और आज विश्व के संपूर्ण देश जो इस वैश्विक महामारी से ग्रसित हो चुके हैं। ठीक है, अगला अपना आता है पोलियो। बहुत महत्वपूर्ण रोग है पोलियो। आगे बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण रोग आता है जिसने पूरे विश्व में कोरोना की तरह एक तहलका मचाया था। 1952 की बात है, और उस रोग का नाम आया था पोलियो। ठीक है ना, देखो पोलियो, ये जो पोलियो नाम का जो रोग है, इसने वास्तव में ही हजारों लाखों जानें पूरे विश्व में ली थी। और इसके रोकथाम के लिए, इसकी जागरूकता के लिए WHO ने 2 प्रकार के दिवस घोषित किए। सबसे पहला तो आता है विश्व पोलियो दिवस। आर्मी वाले स्टूडेंट विशेष तौर पे ध्यान देना कि आपके यहाँ से पोलियो से संबंधित ये क्वेश्चन, राजस्थान के जितने भी रैलियाँ भर्ती होती है उनमें सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन पोलियो था। ठीक है ना, तो पोलियो के बारे में आर्मी स्टूडेंट, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनाए है पोलियो के बारे में, क्योंकि ये केंद्र सरकार का मामला है, और केंद्र सरकार का मामला है तो केंद्र से जुड़ी बातें ज़्यादा आती है। तो देखो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। और आपने देखा होगा आजकल थोड़ा कम हो गया, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। 2014 से पहले आपके गांव में, आपके सरकारी स्कूलों में जो सरकारी शिक्षक लगे हुए थे, वो घर घर जाके पोलियो की जो वैक्सीन होती है, पोलियो की जो ड्रॉप होती है, वो मुंह के माध्यम से पिलाते थे। ये जो शिक्षकों की जो ड्यूटी होती थी, आपने काफ़ी देखा होगा, सुना होगा, आपने बचपन में भी खूब हुआ पोलियो के दवा का ग्रहण किया होगा, पोलियो की दवा को पिया होगा। तो उसकी जागरूकता के लिए WHO ने दूसरा दिवस घोषित किया है, वह है विश्व प्लस पोलियो टीकाकरण दिवस। दोनों अलग अलग बातें होती हैं, पहले मैं आप दोनों को समझा देता हूँ। एक तो है विश्व पोलियो दिवस, दूसरा आता है विश्व प्लस पोलियो टीकाकरण दिवस। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग दिवस को आते हैं, और दोनों की मनाने की अलग अलग विशेषता होती है। तो देखो पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को आता है। क्यों विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को? इसलिए है कि पहले तो पोलियो के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पोलियो है क्या चीज़, ये जो वायरस जनित रोग है इस पर हम किस प्रकार
इसको विजय हासिल कर सकते हैं इस पर। दूसरा होता है इसकी जो ड्रॉप पिलाई जाती है, एक तो टीका भी होता है। आजकल बच्चों जब छोटा होता है बच्चा जन्म लेते हैं उसको हॉस्पिटल में टीके लगा दिए जाते हैं। और दूसरा होता है ड्रॉप्स, जो 2 बूंद जिंदगी के नाम से हम काफ़ी फेमस एक टैगलाइन है, उसके लिए, उसकी फैलाव के लिए, उसकी जानकारी के लिए विश्व प्लस पोलियो टीकाकरण दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है। दोनों अलग अलग बातें। अगली बात आती है कि ये होता किसे है। जो पोलियो रोग होता है ना, ये दूषित पानी और दूषित भोजन के माध्यम से प्रवेश करने वाले जो एंट्रोवायरस है वो बॉडी में प्रवेश करते हैं। बात को समझना कि पोलियो होता किसकी वजह से है। तो देखो, दूषित पानी व दूषित भोजन के साथ शरीर में प्रवेश करने वाले एंट्रोवायरस क्या है? एंट्रोवायरस। तो इसका रोगजनक क्या हो गया? एंट्रोवायरस। पोलियो का रोगजनक क्या होता है? एंट्रोवायरस होता है। ठीक है। अब पोलियो का पहला सबूत कहाँ मिला? तो देखो, विश्व में पोलियो का पहला सबूत की बात कर रहा हूं मैं, सबूत। तो पहला सबूत आज से लगभग 3000 साल पहले की जो मिस्र की सभ्यता है, आपने अपने सोशल साइंस के अंदर, सामाजिक अध्ययन के अंदर, ये मिस्र की जो सभ्यता हो जिसको पिरामिड मम्मी के नाम से जानते हैं, उसके अंदर एक कलाकृति देखी गई। उस कलाकृति की शरीर की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की थी जो सामान्य व्यक्तियों से थोड़ी सी भिन्न थी। जब इसमें खोजा गया था कि ऐसा भिन्न क्यों हुई, तब एक रोग का नाम का पता चला और वो रोग था पोलियो। तो ये भी बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पहला सबूत कहाँ मिला? तो मिस्र की सभ्यता, जो मिस्र की सभ्यता के अंदर 3000 वर्ष पुराना एक कलाकृति थी, उसमें देखा गया। अब बात करते हैं कि पोलियो नाम की जो महामारी है, ये भी एक विशेष महामारी थी। और सबसे पहले हमारी भारत की आज़ादी की मैं बात कर रहा हूँ, 1952, आज़ादी 1947 में मिली थी। उसी दौरान 1952 में भारत में जिस प्रकार वर्तमान में 2020 में कोरोना नाम की महामारी ने तहलका मचा रखा है, उसी प्रकार 1952 में भी पोलियो ने उसी प्रकार का तहलका मचाया था। ठीक है ना। तो 1952 के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था वो पोलियो नाम के रोग से हुआ था। और सबसे पहले दुनिया में 1994 में 1994 के अंदर USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसने सबसे पहले कोरोना पे विजय हासिल की थी। आप ऐसा कह सकते हो कि 1994 में अमेरिका ने सर्वप्रथम पोलियो मुक्त देश घोषित हो गया। कब की बात है? 1994 में। कौन सा देश? अमेरिका। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की मैं बात कर रहा हूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में 2010 से लेकर 2013 तक, बात को समझना, 2010 से लेकर 2013 तक 3 साल लगातार इस पोलियो का नया रोगी नहीं मिलने की वजह से भारत को भी WHO ने 27 मार्च 2014 को आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली न्यूज़ के अनुसार आधिकारिक तौर पर 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया। किसने किया? WHO। ये दोनों डेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है ना, 27 मार्च 2014 को। अब बात करते हैं कि रोगजनक क्या है? एंट्रोवायरस। प्रभावित अंग क्या है? तो इसमें क्या होता है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है ना, वो प्रभावित होता है। कौन सा प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। लक्षण क्या होता है? इसके अंदर एंट्रोवायरस की वजह से हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती है उनके संकुचन में अवरोध उत्पन्न होता है और बेहोशी के समान नींद आती है। ठीक है ना। लक्षण क्या? मांसपेशियों के संकुचन में अवरोध, इसके साथ साथ बेहोशी के समान नींद आना। ठीक है। उपचार क्या है? पोलियो का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? पोलियो का टीका लगाया जाता है। लेकिन टीका भी लगाया जाता है, इसके साथ साथ ड्रॉप भी पिलाई जाती है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, उपचार के लिए सर्वप्रथम साल्वे नाम के व्यक्ति ने
1954-1955 की बात है, सबसे पहले पोलियो का टीका बनाया। यह भी आपसे कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि पोलियो का पहला टीका किसने बनाया। तो पोलियो का पहला टीका साल्वे नाम के व्यक्ति ने बनाया, 1954 की बात है। दूसरी बात आती है कि दूसरा आती है ड्रॉप, मुंह के अंदर बूंद के रूप में पिलाई जाने वाली दवा, ठीक है ना, आपको वैक्सीन भी बोल सकते हो ना। तो आपकी जो पहली जो दवा है वो किसने बनाई, वो 1927 में सोबिन नाम के व्यक्ति ने 1927 में सर्वप्रथम सोबिन नाम के व्यक्ति ने मुंह के माध्यम से दवा पिलाई जाने वाली जो पोलियो के उपचार में काम आती है उसका उपचार किया। वर्तमान में दोनों चलती है। बच्चा छोटा होता है, बचपन में इसके टीके लगाए जाते हैं, और फिर वो बच्चा 5 साल तक होता है, उस समय ये दवा पिलाई जाती है। और उस वैक्सीन का नाम क्या है, उस वैक्सीन का नाम OPV है। किसका नाम है, पोलियो के उपचार के लिए जो वैक्सीन दी जाती है उसका नाम क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना। अब ये बातें किससे जुड़ी हुई थी, आपके पोलियो से। कुछ फैक्ट थे बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। एक बार आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके भी आप इसको देख सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण बातें रहेगी। अब पोलियो के बाद में अगला जो रोग आता है, सबसे वैसे खतरनाक रोगों में एक रोग है जिसका नाम है एड्स। लेके आता हूँ एड्स के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारियाँ। अगला रोग आता है एड्स, नाम ऐसा रोग जिनके बारे में पहले के जो पेपर उठा के देखते हैं आप, 1995 से लेकर 2005 के जो पेपर आते थे उनमें सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला रोग था एड्स नाम का रोग। लेकिन आजकल नए नए रोग आने की वजह से पहले रोग नीचे दब गए, ये समझ लो, ठीक है। फिर भी हमारा चर्चा करना इस पे वाजिब रहेगा। एड्स का सबसे पहले बात आता है इसकी जागरूकता के लिए WHO ने एक दिवस घोषित कर रखा है, विश्व एड्स दिवस। कौन सा आता है, विश्व एड्स दिवस। और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स के जो रोगी होते हैं, एड्स के जो पेशेंट होते हैं, उनके जो फाइल होते हैं उस पर एक रेड लेबल या आप कहते हो तो लाल फीता, इसका एक सिंबल होता है, ठीक है ना, लाल फीता, रेड रिबन। आपके 1-2 पेपर में आप उठा के देखना, पीछे किसमें पूछा गया था रेड रिबन का संबंध किस रोग से है, तो रेड रिबन का संबंध एड्स रोग से है। यानी लाल फीता किस रोग से संबंध रखता है, तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर एड्स रोग से संबंध रखता है। ये भी एक वायरस जनित रोग है। अब देखो एड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है आपके, उसमें पूछते हैं इसका पूरा नाम। किसका पूरा नाम है, एड्स का। तो देखो एक्वायर्ड एड्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, AIDS, एक्वायर्ड एनीमिया डेफिशिएंसी और सिंड्रोम। तो देखो सिंड्रोम जहां शब्द आ जाता है तो ये एक रोग नहीं है, ये एक रोगों का समूह है। और इसमें शरीर इस प्रकार रोग उसको जकड़ लेते हैं कि उसकी शरीर सूखन आ जाती है, यानी सूख जाता है ना। तो ये एक रोगों का समूह है सिंड्रोम। अगली बात आती है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो रोग प्रतिरक्षा हो जाएगा, यानी कि जब अपने शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो पूरी तरह डावाडोल हो जाता है। इसका जो रोग जनक, इसका रोग जनक होता है HIV। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो ह्यूमन आई का इम्यून्यू और वायरस, ठीक है। किस प्रकार फैलता है, तो शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं, फैलने का वजह क्या है, तो मैं STD लिख देता हूँ। STD में सब कुछ आ जाता है, सेक्स ट्रांसफर डिजीज हो जाता है। अगली बात आती है कि विश्व के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, विश्व में प्रथम एड्स का रोगी, विश्व में प्रथम एड्स का रोगी 1981 में मिला
और जगह थी कैलिफोर्निया। कौन सी जगह? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ पर है? यूएसए, अमेरिका में। भारत की बात करें, भारत में प्रथम एड्स रोगी 1986 की बात है, 1986 की बात है, और जगह थी चेन्नई। और अब पता है चेन्नई आपको पता ही है कहाँ पर है? तमिलनाडु, जिसका पूरा नाम, चेन्नई का पहला नाम मद्रास भी था। राजस्थान के हम निवासी है, तो राजस्थान की हम बात करें कि राजस्थान में प्रथम एड्स रोगी, तो राजस्थान में पहला रोगी 1987 में मिला और जगह थी पुष्कर। पुष्कर कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। अब देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है उसका शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। लक्षण क्या है इसके? सिम्टम्स क्या है इसके? तो देखो सबसे पहली बात आती है लक्षण में क्या होता है कि उस व्यक्ति को तेज बुखार, पसीना आना, शरीर में कमजोरी होना, खाना आना नहीं पचना, शरीर बुरी तरह डैमेज हो जाता है। किसमें? एड्स में। ठीक है, अब चलो कोई बात नहीं, लक्षण हो गया। अब पता क्या चलेगा कि उस व्यक्ति को लक्षण देखे तो पता चलेगा ना। क्या पता चलेगा कि उसको एड्स है, तो उसकी जांच के लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है एलिसा। ये महत्वपूर्ण बात है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है। तो एलिसा टेस्ट का संबंध किससे होता है? एड्स से। इस एलिसा का पूरा नाम क्या है? ई का होता है एंजाइम, मैं यहां लिख देता हूं। ई का होता है एंजाइम, ली का होता है लिकेंड, ठीक है, आई का होता है इम्यून्यू, इम्यून्यू, एस का होता है सॉर्वेंट, ए का होता है एस का पूरा नाम होता है एलिसा परीक्षण। एंजाइम, लिकेंड, इम्यून्यू, सॉर्वेंट, एसे परीक्षण होता है। ठीक है, अब इसके इलाज के लिए पूर्ण रूप से कोई औषधि या कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। इसके लिए एक इलाज करने की पद्धति होती है जिसको बोला जाता है पीसीआर। क्या नाम है? तो कई बार ये भी पूछ रहे थे पीसीआर का संबंध किससे? किसका संबंध पूछ रहा है? पीसीआर का संबंध किससे? तो पीसीआर का संबंध एड्स से। पीसीआर होती क्या है? तो पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। तो शरीर के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उसके चैन से जुड़ा हुआ पीसीआर होता है। तो पीसीआर का संबंध किससे? एड्स से। पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? एलिसा का पूरा नाम क्या होता है? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। ये था आपका कौन सा रोग? एड्स। भारत सरकार इस एड्स पे कंट्रोल करने के लिए एक विशेष प्रकार की संस्था का निर्माण कर रखा है। उस संस्था का नाम है नाको। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि नाको का संबंध किससे? किसका संबंध पूछ रहे हैं? नाको, NACO। नाको का पूरा नाम पूछा जाता है तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। बात को समझना, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान। यह है कहां पर? तो यह है तो है पुणे में। करती क्या है? एड्स के रोगियों पर कंट्रोल करने का काम करती है। एड्स से संबंधित कई प्रकार के जो इलाज करने की जो पद्धतियां होती है उस पर काम करती है। कौन? ये जो नाको नाम की संस्था है। कहां पर है? तो यह है पुणे में। ठीक है, भारत में एड्स पे कंट्रोल करने वाली संस्था का नाम है नाको। और नाको का संबंध किससे? तो एड्स से। ये था आपके एड्स से जुड़ी हुई बात। अगला आता है चेचक। कौन सा रोग की बात करेंगे? चेचक रोग की बात। यहाँ अगला रोग आता है चेचक। ये चेचक जो रोग होता है वो भी वायरस जनित रोग है। ये किसकी वजह से होता है? तो वेरिओला जोस्टर वायरस, वेरिओला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। और चेचक
प्राचीन बीमारी भी कह सकते हैं इसको। प्राचीन बीमारी जब छोटे बच्चे होते हैं मोस्टली उनमें होते हैं। आजकल ये जो बीमारी है चेचक हमारे बाहर से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी है, चेचक रोग। और चेचक का टीका सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने बनाया था। क्या बात कर रहा हूं मैं? चेचक की बात कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम टीका जितने भी रोग है ना, चाहे कोई सा भी रोग हो, चाहे वायरस का हो, चाहे जीवाणु का हो, या चाहे आपके प्रोटोजोआ का हो, चाहे आनुवंशिक हो, चाहे कवक हो या हेलमिंथेस रोग हो, जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, चाहे पादपों के, चाहे मनुष्य को, चाहे पशु को, चाहे पक्षियों के, सबके रोगों में पहला टीका बना था चेचक का टीका। और ये जो चेचक का टीका बनाया था, ये बनाया था एडवर्ड जेनर ने। आपने देखा होगा पीछे का जो पेपर हुआ था महिला प्रवेशक, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि टीके का जनक किसको बोलते हैं। तो भाई टीके का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। इन्होंने 1798 में 1798 में चेचक का टीका बनाया था, इसलिए इनको टीके का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीके का जनक। तो टीके का जनक किसको कहते हैं? एडवर्ड जेनर को कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? चेचक का रोग हो गया। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो हमारा जो शरीर होता है, बच्चों के होता है मोस्टली, तो बच्चों का जो शरीर होता है उसमें लाल लाल दाने बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लाल लाल दाने, लाल लाल दाने बन जाते हैं। वो दाने स्थायी रहते हैं, ये भी बात इसकी महत्वपूर्ण है। और वो दाने कैसे रह जाते हैं? स्थायी। एक तो होता है अस्थायी, एक होता है स्थायी। तो इस छोटी मात्रा में तो वो जो दाने बनते हैं वो अस्थायी होते हैं, कुछ समय के बाद अपना आप हट जाते हैं शरीर से, लेकिन ये हटते नहीं। उनके जो निशान है वो स्थायी रह जाते हैं, जिसको अपनी राजस्थानी भाषा में, अपनी मारवाड़ी भाषा में इसको बोलते हैं बोदरी। ये बोदरी चेचक को ही कहते हैं। किसको बोलते हैं? चेचक रोग बोलते हैं। अब क्या होता है? स्थायी टीका बन गया स्थायी इसके निशान बन गए। इलाज क्या करेंगे? इसका उपचार क्या करेंगे? तो इसके उपचार के लिए खुद का एक टीका आता है जिसका नाम है चेचक का टीका। चेचक का टीका किसने बनाया? एडवर्ड जेनर। इससे जुड़ा हुआ दूसरा एक रोग आता है आपका चेचक के बाद में, छोटी माता। ठीक है, तो अगला रोग ले लेते हैं छोटी माता। छोटी माता में क्या होता है? अगला आता है छोटी माता। इसका जो रोगजनक होता है, रोगजनक इसका होता है वेरिसेला वायरस। देखो, छोटी माता को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं चिकन पॉक्स, और अपनी राजस्थानी भाषा में, अपनी नागौरी भाषा में इसको चबड़ा भी बोलते हैं। मोस्टली ये एक ऐसा रोग है जो जीवन में निश्चित तौर पे एक बार होता है। कौन सा? छोटी माता। तो आप ऐसा कह सकते हो, जीवन में एक बार अवश्य होता है। और इसमें होता क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें छोटे छोटे लाल दाने बन जाते हैं। छोटे छोटे लाल दाने बन जाते हैं, लेकिन वो दाने रहेंगे कैसे? कुछ समय के लेंगे स्थायी। वैसे इस चिकन पॉक्स कह सकते हो, छोटी माता का जो समय अंतराल होता है वो 21 दिन का होता है। 21 दिन के बाद में जो शरीर के बने हुए जो निशान होते हैं वो अपना आप जड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसी दौरान अगर हमने कोई मेडिसिन ले ली, अगर हमने कोई तली हुई चीज़ ले ली, या हमने धूप के संपर्क में आ गए, तो हो सकता है वो 21 दिन के बजाय 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक चले जाते हैं। लेकिन इस रोग के खत्म होने के बाद में, ये रोग हटने के बाद में हमारे शरीर से उसके बने हुए निशान लगभग 6 महीने से 12 महीने के भीतर भीतर शरीर से पूरे के पूरे निशान हट जाएंगे। लेकिन चेचक में ऐसा नहीं होता, चेचक में स्थायी रह जाते हैं, इसमें अस्थायी होता है। ठीक है, ये था आपका छोटी माता। और अगला आता है एक महत्वपूर्ण रोग जिसको बोलते हैं डेंगू बुखार। महत्वपूर्ण रोग आता है डेंगू बुखार। ये जानलेवा बुखार भी है। ठीक है ना। और इस डेंगू का पहला मामला कहाँ देखने को मिला? ये बड़े लेवल के एग्जामिनेशन पूछा गया था कि भारत में डेंगू का पहला मामला कहाँ मिला? तो कोलकाता में। तो देखो, भारत में डेंगू का पहला मामला कोलकाता में मिला। और कोलकाता में कब मिला? 1963 में मिला। ठीक है। अब ये जो डेंगू होता है, इसका रोगजनक क्या है? तो इसका होता है, या तो कह दो डेंगू वायरस,
डेंगू वायरस भी कह सकते हो। इसका नाम अरबो वायरस भी है। कौन सा वायरस है? अरबो वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो डेंगू बुखार का रोगजनक डेंगू वायरस या अरबो वायरस भी होता है, ठीक है ना। अब देखो डेंगू वायरस या अरबो वायरस होता है, ये किसकी वजह से होता है? तो इसका रोग वाहक क्या होता है? रोग वाहक क्या होता है? तो इसका तो रोग वाहक होता है मच्छर। लेकिन मच्छर कौन सा होता है? एडिज मच्छर। एडिज मच्छर होता है, एडिज मच्छर। ये जो एडिज मच्छर होते हैं वो दिन में काटते हैं। कब काटते हैं? दिन में काटते हैं। और स्वच्छ पानी में फैलते हैं। किसमें? स्वच्छ पानी में पनपने वाले मच्छर का नाम क्या है? एडिज मच्छर। कब काटते हैं? दिन में काटते हैं। कौन सा रोग होता है? तो आपका डेंगू। इसी के साथ थोड़ा कंफ्यूज नहीं हूं तो मैं साथ में बता देता हूं, एक रोग आता है जिसका नाम है मलेरिया। हालांकि ये मलेरिया रोग है ना, इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वायरस। जब प्रोटोजोआ नामक एक वीडियो आएगा अगले प्रोटोजोआ जनित रोगों में, तब मैं मलेरिया की बात करूंगा। लेकिन कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं एक साथ समझा देता हूं यहाँ पे। तो ये मलेरिया रोग वो होता है मादा एनाफिलीज से। किससे होता है? मादा एनाफिलीज से होता है। इसके मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है वो रात्रि में काटते हैं। कब काटते हैं? रात्रि में, ठीक है। किसमें फैलते हैं? तो गंदे पानी में। किसमें? गंदे पानी में, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग याद रखना, कई बार हम भूल जाते हैं, इसलिए मैंने एक साथ इसको समझा दिया। बाकी मलेरिया का संबंध अभी नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको समझाने का यहाँ प्रयास किया। अब देखो डेंगू बुखार होती है, डेंगू जो रोग होता है इसके अंदर प्रभावित अंग की मैं बात करूं, प्रभावित अंग, तो इसमें देखो बुखार आती है और बुखार के समय शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा अंग होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और लक्षण क्या होता है? तेज बुखार आती है और मनुष्य का शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो सामान्य औसत टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। तो एक स्वस्थ मनुष्य का, स्वस्थ मनुष्य का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन डेंगू बुखार में 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो 37 से 38 1 डिग्री सेंटीग्रेड में शरीर गर्म हो जाता है, और यहाँ तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। और अगर इसको फ़ारेनहाइट में आपको चाहिए तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इसमें शरीर इतना भयंकर रूप से बुखार से पीड़ित हो जाता है तो व्यक्ति से उठा नहीं जाता, उसकी हड्डी यहाँ होती है वो झुकी हुई रहती है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। किसको कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। तो हड्डी तोड़ बुखार किसको बोला जाता है? तो आपके डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। अब बात रही कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो सबसे पहली बात, डेंगू बुखार में शरीर के अंदर ये मच्छर जैसे ही काटते हैं तो डेंगू वायरस बॉडी में प्रवेश करता है, अरबो वायरस नाम का रोगजनक बॉडी में प्रवेश करता है, और शरीर के रक्त के माध्यम से ये शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। जो रक्त में प्रवेश करेगा तो शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है जिसको हम बिंबाणु बोलते हैं उन पे अटैक करेगा, और तीव्र गति से प्लेटलेट डाउन होना शुरू होती है, और व्यक्ति की अगर प्लेटलेट्स डाउन होती है तो जानलेवा होती है, ठीक है ना, व्यक्ति की जान तक चली जाती है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन तो क्या होता है? DDT का छिड़काव करना चाहिए, मच्छरों का इलाज करना चाहिए, मच्छर आसपास में नहीं इकट्ठा होना चाहिए, व्यक्ति को रोगी को इलाज कराना चाहिए, अच्छी आरामदायक सुविधा देनी चाहिए। इसके साथ साथ आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है ना। पानी को किसी भी बर्तन में लंबे समय अंतराल तक नहीं रखना चाहिए, उसको समय समय पे बदला होना जरूरी है, नहीं तो क्या पनप जाएंगे? एडिज मच्छर आ जाएंगे। समझ आ गई बात। अगला रोग आता है, और डेंगू बुखार के बाद में अगला रोग आता है गलसुआ। कौन सा रोग है? गलसुआ। नाम से पता है गलसुआ यानी गले में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। गले में सूजन क्यों आती है? इसका रोगजनक ले लेते हैं पहले तो। रोगजनक मिक्सोवायरस पेरोटाइटिस,
देखो क्या होता है, कान के नीचे हमारे जो मुंह होता है, जब मैं पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे ग्रंथियों के बारे में, वैसे भी ग्रंथियां भी पढ़ाएंगे। तो ग्रंथियां कई प्रकार की होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो आपने पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, जनन ग्रंथि, 5 पढ़ी होगी। लेकिन इसके अलावा भी तो ग्रंथियां होती है ना, जैसे कान के नीचे भी ग्रंथि है, ठीक है, आंखों में भी ग्रंथि है, आपके शरीर के और हिस्सों में भी ग्रंथियां होती है। एक लीवर खुद अपना पे क्या होती है, ग्रंथि, ये गांठ ही तो है, ठीक है। तो हमारे कान के नीचे गांठी होती है, जबड़े के नीचे गांठी होती है। तो कान के नीचे जो गांठ होती है उसमें सूजन आ जाती है, और सूजन आ जाती है इसको कन्फोर्ड बोला जाता है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, कन्फोर्ड, कन्फोर्ड। अब क्या होता है, कान के नीचे सूजन आ जाती है, इसमें कन्फोर्ड में क्या होता है, या गलसुआ में क्या होता है, कान के नीचे जो ग्रंथियां होती है उनके अंदर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से दर्द होता है, लेकिन दर्द भी कैसा, झुरी झुरी दर्द, मीठा मीठा दर्द होता है। तो इसके जो लक्षण है वो हो जाता है झुरी झुरी दर्द, झुरी झुरी दर्द। क्या इसका सॉल्यूशन होता है, इसमें नमक की सिकाई करने के लिए आपको डॉक्टर सलाह देता है। तो नमक की सिकाई, नमक की सिकाई किस में की जाती है, तो आपके कन्फोर्ड में की जाती है। और कुछ बात है नहीं, विशेष बातें नहीं, इतना ध्यान रखना इसमें। तो कन्फोर्ड इसको कहते हैं, कान के नीचे ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, झुरी झुरी इसका दर्द होता है, और नमक की सिकाई इसमें की जाती है। मिक्सोवायरस पेरोटाइटिस इसका रोगजनक होता है, ठीक है। अगला रोग आता है, और इसके अंदर लास्ट रोग दे रखा है, इन्फ्लूजा रोग आता है। इन्फ्लूजा, इन्फ्लूजा में क्या होता है, सबसे पहले रोगजनक की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो इसका रोगजनक होता है, रोगजनक मिक्सोवायरस, मिक्सोवायरस इन्फ्लूजाई। इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो श्वसन तंत्र होता है, यानी जो अपना गलार होता है ना वो प्रभावित होता है। क्या होता है, गला होता है, फेफड़े होते हैं, ये सब प्रभावित होता है, किसमें, इन्फ्लूजा के अंदर होता है। इसी में यह आपकी ट्रिक कंप्लीट होगी। कुछ बचे हुए रोग थे जो आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। एक रोग ले लेते हैं हम, चिकनगुनिया। यह इनमें क्या है कि ज़्यादा थोड़ी नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए मैं यहाँ समझा देता हूँ। चिकनगुनिया रोग होता है, इसका जो रोगजनक है वो चिक वायरस। इसका जो रोगजनक चिक वायरस। ये जो चिकनगुनिया ना, ये आया दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से आया, दक्षिणी अफ्रीका से आया। और देखो दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक भाषा चलती है जिसको बोलते हैं स्वाली। तो चिकनगुनिया दक्षिण अफ्रीका की स्वाली भाषा का शब्द है, और इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है झुका देना। क्या होता है, झुका देना। यानी कि चिकनगुनिया के अंदर, चिकनगुनिया जो रोग होता है इसके अंदर आपका शरीर क्या हो जाता है, बुखार से बेचैन हो जाता है। यानी जो वही बात है, दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, ऐसा एक आपने कई बार फिल्मों में डायलॉग में सुना होगा। तो वो सभी लक्षण किस में देखने को मिलते हैं, चिकनगुनिया के अंदर देखने को मिलते हैं। बस इतनी सी बातें देखनी, और कुछ नहीं है। अगला ले लेता हूँ मैं स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू ले लेता हूँ। तो 16 रोग लेता हूँ मैं, स्वाइन फ्लू। अब टिक से अलावा कुछ रोग मैं बता देता हूँ। जैसे आपके एक रोग आता है जिसका नाम है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के बारे में राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, इसका रोगजनक क्या होता है। तो मैं डायरेक्ट इसका रोगजनक ही बता देता हूँ आपको। रोगजनक, इसका रोगजनक है H1N1। ये किससे फैलता है, तो ये सूअर से फैलता है, ठीक है, सूअरों से फैलने वाला रोग है। इसके अलावा ये आया कहाँ से था, तो ये मैक्सिको से आया था। कहाँ से आया था, मैक्सिको। तो मैक्सिको से उत्पन्न रोग का नाम क्या है, आपके स्वाइन फ्लू है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसमें एक प्रकार का काढ़ा पिलाया जाता है, उस काढ़े का नाम है टेम्यू फ्लू काढ़ा। कौन सा काढ़ा पिलाया जाता है, टेम्यू फ्लू काढ़ा पिलाया जाता है, ठीक है। अगला रोग आता है जिसका नाम है बर्ड फ्लू। कौन सा रोग है, बर्ड फ्लू। इसका रोगजनक भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो H5N1 होता है। ये किससे फैलता है, तो ये प्रवासी पक्षियों से फैलता है। प्रवासी पक्षी, ये प्रवासी पक्षी कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो कई, जैसे मुर्गी विशेष तौर पे होता है, बत्तख से हो सकता है, ये सभी आपको याद नहीं रहेंगे, इसलिए मैं एक ट्रिक बना देता हूँ किस किस से फैलता है। क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकते हैं कि निम्न में से किससे बर्ड फ्लू रोग नहीं फैलता, उसलिए आपको ट्रिक जरूरी है। और यह ट्रिक है
बहस मत करो। बहस से होता है बत्तख से फैलता है से होता है हंस से फैलता है, ऐसे होता है सारस और शुतुरमुर्ग। ठीक है। इसके अलावा मैं से मुर्गी, तय से तीतर, कैसे कबूतर। तो इन पक्षियों से कौन सा रोग फैलता है? बतख, हंस, सारस, शुतुरमुर्ग, मुर्गी, तीतर और कबूतर। विशेष तौर से किससे फैलता है? प्रवासी मुर्गियों से फैलता है। इससे एक जुड़ी हुई एक बात और बता देता हूँ। आपने देखा होगा एक 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में भी बनाते हैं। तो विश्व प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और हमारे भारत में तो काफ़ी बड़ा मनाया जाता है। 7 से लेकर 9 जनवरी के बीच में, 7 से शुरू होता है, 9 जनवरी को इसका समापन होता है। और इसमें भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक विदेश से एक बहुत अच्छे लीडर को यहाँ बुलाया जाता है। विश्व प्रवासी दिवस के बारे में आपको याद रखना है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? आपने सुना होगा महात्मा गांधी जी जब 1915 में अफ्रीका से वापस भारत लौट रहे थे, उनकी याद में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा कुछ और रोग बच गए, जैसे मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे इबोला वायरस। कौन सा रोग है? इबोला वायरस। ये इबोला वायरस कहाँ से फैला? तो एक कांगो देश है, उसके अंदर एक नदी का नाम है इबोला। उस इबोला नाम की नदी से एक रोग का उत्पन्न हुआ। उस रोग का नाम, उस नदी की वजह से नाम पड़ा इबोला वायरस। ये जो इबोला वायरस होता है, ये आपके चमगादड़ है, बंदर है आदि से मनुष्य में फैलने वाला रोग है। ऐसा एक रोग नाम और सुना होगा आपने, निपो वायरस। ये जो निपो वायरस है, ये पिछली साल 2019 के अंदर केरल में काफ़ी, केरल के अंदर क्या होता है कि पड़ोस केरल का जो तट है वो समुद्र से संपर्क में आता है और संपर्क आने की वजह से वहाँ खजूर खूब होते हैं। तो खजूर और खजूरों पे रहते हैं क्या? चमगादड़। तो चमगादड़ और खजूरों से फैलने वाला रोग आपका कौन सा है? निपो वायरस। इसका रोगजनक निपो, इसका रोगजनक इबोला। ठीक है। ऐसा एक रोग और आता है जिसका नाम है सार्स रोग। कौन सा रोग है? सार्स रोग। इस सार्स रोग का पूरा नाम आपसे कई बार पूछ लेते हैं। सार्स का पूरा नाम इस तरह लिखा जाएगा, SARS। SARS का पूरा नाम क्या होता है? सार्स रोग। तो सबसे पहले ये जो सार्स रोग का जो रोगजनक होता है वो कोरोना होता है। जैसा कोरोना महामारी आई थी, इसका रोगजनक भी आपका क्या रहता है? कोरोना रहता है। ये किसकी वजह से फैलता है? तो ये वायरस की वजह से फैलता है। इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर। तो साइलेंट किलर के नाम से कौन से रोग को जाना जाता है? तो सार्स रोग को जाना जाता है। ठीक है। ये आपके थे वायरस जनित रोग। अब सबको मैं एक साथ एक टेबल से बना के फटाफट बताता हूँ, 2-1 मिनट और लगेगी, है ना। तो देखो, सब रोगों को एक साथ में ट्रिक में बताया। अब एक साथ टेबल बना देता हूँ इसकी। बात करते हैं कि सभी रोगों को, वायरस जनित रोगों को एक साथ टेबल में ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं बीमारी का नाम, शरीर का कौन सा ऑर्गन इससे इफेक्ट होगा, किस वायरस से होगा और उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या सॉल्यूशन होते हैं, सब एक साथ में लेते हैं। सबसे पहले देखा आपने सुना होगा एड्स। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो डाउन हो जाता है। विशेष तौर पे शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र के तौर पे काम आने वाली कौन सी कणिकाएं होती है? WBC होती है। WBC इसमें डाउन होती है। इसका वायरस HIV रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। अगला आता है डेंगू बुखार, डेंगू ज्वर कह सकते हो। इसमें क्या होता है? संपूर्ण शरीर, खासतौर पर सिर, आंख, जोड़ा, इनमें दर्द होता है। इसको हड्डी तोड़ भी बुखार कहते हैं। अरबो वायरस इसका रोगजनक होता है। और हमारे शरीर के अंदर क्या लक्षण होते हैं? तो तेज बुखार आती है, मस्तिष्क, सर, जोड़े, आंख, ये सब दर्द करने लग जाते हैं। किसमें? डेंगू बुखार में। किससे होता है? एडिज मच्छर के काटने से होता है। पोलियो, ये जो पोलियो होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियां होती है उनके संकुचन में बाधा उत्पन्न होती है और बेहोशी के समान नींद आती है। इसमें गला, रीढ़ की हड्डी, नाड़ियाँ, यह सब प्रभावित होती है। दूषित भोजन और पानी पीने से जो एंटीवायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन कर देते हैं। ठीक है ना।
इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर है, विशेष तौर पे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, गला इसमें प्रभावित होता है। मिक्सोवायरस इसका रोगजनक होता है, ठीक है, और इसमें गला सौंध यानी इसको आप जो गला होता है उसमें सबसे ज़्यादा इसको इफेक्टिव होता है। छींक है, बेचैनी है, ये सारे किस में होते हैं? इन्फ्लुएंजा में। चेचक की मैं बात करूं, चेचक पूरे बॉडी में फैलता है, संपूर्ण शरीर में फैलता है, लेकिन ऊपरी हिस्से पे फैलता है, त्वचा पे फैलता है, और इसके जो निशान है वो स्थायी रह जाते हैं। वेरिओला इसका वायरस होता है, हालांकि बुखार और निशान त्वचा पे लाइफ टाइम तक रह जाते हैं। छोटी मात्रा क्या होता है? फैलता तो पूरे शरीर में, लेकिन फैलेगा ऊपरी त्वचा में, लेकिन वो निशान कुछ समय के लिए होंगे, 4-6 महीने 12 महीने के भीतर भीतर वो निशान हट जाएंगे। वेरिसेला इसका वायरस होता है, हल्की बुखार, त्वचा पे निशान जो अस्थायी होते हैं। गल सौंध इसको मैंने बताया कि कन्फोर्ड भी बोलते हैं। कान के नीचे जो ग्रंथियाँ होती है, आपने देखा होगा एक थायराइड ग्रंथि होती है गले वाली, इसके पीछे के हिस्से को पैराथायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। वो पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। ये पैराथायराइड ग्रंथि का संबंध होता है कान और जबड़े से तक होता है। मिक्सोवायरस का रोगजनक होता है। मिक्सोवायरस पैराटाइटिस होता है और कान के नीचे सूजन आ जाती है, और आपको पता है नमक की शिकायत इसमें की जाती है। खसरा संपूर्ण शरीर इसको प्रभावित करता है। मोरबेला या रुब्रियोला इसका वायरस होता है। शरीर पे लाल लाल दाने बन जाते हैं। विशेष तौर पे बच्चों में इसका प्रभाव होता है। मिजस नाम के टीके से इसका इलाज संभव है। ट्रेकोमा आंख को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस या पीलिया, हेपेटाइटिस के बारे में आपको बता दें, हेपेटाइटिस नाम का टीका होता है, ठीक है, और हेपेटाइटिस के इलाज के लिए हेपेटाइटिस का ही टीका लगाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस में लीवर खराब हो जाता है। बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाने से शरीर में पीलापन आ जाता है। नेत्र है, आपके मूत्र है, आपके नाखून है, ये सब पीले पड़ जाते हैं, इसलिए उसको पीलिया भी बोलते हैं। रेबीज की बात करें, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, रेबडो वायरस से। मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार है, जिसको हमारे शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। हर्पीस त्वचा को प्रभावित करता है। स्वाइन फ्लू H1N1 इसका जो रोगजनक होता है। स्वाइन फ्लू एक प्रकार की बुखार है, वह तेज गति से, तीव्र गति से फैलने वाली बुखार है। आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी क्रिस 3, ऋतिक रोशन की, उसमें एक वायरस से जुड़ी बात आती है। इस एक प्रकार का वायरस जो संपूर्ण उस जगह को खाली कर देता है, यानी मार देता है, महामारी। वैसे ही एक वायरस है बर्ड फ्लू, ये वैसी ही बीमारियाँ, कोरोना वायरस है सब। बर्ड फ्लू के बारे में पक्षियों से फैलता है, विशेष तौर पे मुर्गियों से फैलता है, ठीक है ना। और वैसे मुर्गियों से कई प्रकार के रोग होते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जब कोरोना वायरस आया था, उसमें जो एक गलतफहमी हुई थी कि ये मुर्गियों की वजह से होता है, इसमें कई प्रकार के पोल्ट्री फार्म खाली हो गए थे। चिकनगुनिया चिक वायरस से होता है। इबोला वायरस, इबोला नाम की एक नदी है, उसकी वजह से। निपो वायरस चमगादड़ और आपके चमगादड़ और खजूर से होता है। निपो वायरस। सार्स कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना खुद है कोविड-19, जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। राजस्थान पुलिस के स्टूडेंट जितने भी हैं, विशेष तौर पे कोविड-19 के बारे में पढ़ के जाना। रेलवे के स्टूडेंट है वो पढ़ के जाना, रीड के तो पढ़ना है, ठीक है ना। ये सारी बातें आज के इस टॉपिक में थी। आज के लिए इतना करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण। फिर मिलेंगे अगले